Hello dear students, welcome to AC Plus digital platform of advanced engineering classes। SSC जेई, RRB जेई और ऑल ओवर इंडिया हो रहे AE जेई एग्जाम्स के लिए हमने शुरू की आगाज सीरीज, जो कि आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन की थी, और ये साथ ही साथ आगाज है आपके माइंड से TCS पैटर्न के डर को हटाने का। सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया। सॉइल मैकेनिक्स के हम 10 लेक्चर्स कर चुके हैं। सॉइल मैकेनिक्स आज कौन सा सेशन हम करने जा रहे हैं? 11th सेशन सॉइल मैकेनिक्स का करने जा रहे हैं। लगभग 100 सवाल हम कर चुके हैं। सॉइल मैकेनिक्स का वेटेज से आप अवगत हैं। आप सभी को क्या करना है आपको पता है। आपको उठकर बैठना है सबसे पहले। अब तो ठंड जा भी रही है तो आप उठकर बैठ जाइए, कॉपी पेन लेकर बैठिए। रजाई का मुंह तो छोड़ ही चुके होगे। अगर सिलेक्शन लेना है तो अभी तक मेरी बात सुन सुन के तो लिखते जाना। जो भी मैं एक्स्ट्रा बताते जाऊंगा लास्ट में एक कॉपी बन जाएगी, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। आप अपने फ्यूचर के लिए सीरियस हो तो मेरी बात मानोगे, अदरवाइज पेपर तो आपके सिंपल होने ही वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? इन अ होमोजेनियस डैम द फ्रेटिकल लाइन इज। आज परमिएबिलिटी हमारा सेशन है। क्या देखो, परमिएबिलिटी सीपेज एनालिसिस एंड परमिएबिलिटी आज मैं शुरू कर रहा हूँ। सीपेज एनालिसिस एंड परमिएबिलिटी आज शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है कि फ्रेटिक लाइन क्या होगा होमोजेनियस डैम में। तो फ्रेटिक लाइन क्या है? जब भी हम परमेबिलिटी पढ़ते हैं तो ये टॉपिक पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि सर एक फ्लो नेट बनाया जाता है किसी भी फ्लो का। किसी भी फ्लो अगर हो रहा है चैनल में तो उसका फ्लो नेट बनाया जाता है। ओके, तो टॉप मोस्ट फ्लो लाइन, जो भी टॉप मोस्ट फ्लो लाइन रहती है उसको क्या बोलते हैं? हम फ्रेटिक लाइन बोलते हैं। या फिर ऐसे बोलो, कोई भी ग्राउंड वाटर है उसकी जो फ्री सरफेस रहेगी, टॉप मोस्ट सरफेस रहेगी, उसको हम वाटर टेबल या फिर फ्रेटिक सरफेस बोलते हैं। ये भी हम जानते हैं कि फ्रेटिक लाइन के नीचे जो पोर वाटर प्रेशर रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। फ्रेटिक लाइन के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करता है। कौन सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करता है? फ्रेटिक लाइन का शेप अप्रोक्सीमेटली पैराबोलिक रहता है। पैराबोलिक ही मान के चलते हैं फ्रेटिक लाइन का शेप होता है। तो ये सब चीजें हम फ्रेटिक लाइन के बारे में जानते हैं जब हम फ्लोनेट की बात करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बेसिक पैराबोला। बेसिक पैराबोला विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, किसमें? फ्रेटिक लाइन के केस में। तो ये पढ़ो क्या लिखा है, देखो पढ़ लो एक बार ध्यान से। चलो, the natural level of groundwater is called the water table or the phreatic surface under condition of no seepage flow. The water table is horizontal. कोई भी सीपेज फ्लो नहीं हो रहा तो वाटर टेबल क्या होगा? हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, बिलो द वाटर टेबल पोर वाटर प्रेशर इज पॉजिटिव। ये भी सवाल आता है कि बिलो द वाटर टेबल पोर वाटर प्रेशर क्या होता है? बिलो वाटर टेबल पोर वाटर प्रेशर पॉजिटिव होगा। द प्रेशर ऑन अ फ्रेटिक सरफेस इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो प्रेशर रहेगा फ्रेटिक सरफेस के ऊपर वो क्या रहेगा? इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। ठीक है, द फॉलोइंग फिगर शोज द फ्रेटिक सरफेस इन अ ड्रेन मतलब क्या? फॉलोइंग फिगर क्या बता रहा है? ये फेरेटिक सरफेस है। किसमें? ड्रेन में या फिर डैम में। क्लियर है? ओके। अभी क्या बोल रहा है कि द शेप ऑफ द फ्रेटिक लाइन इज पैराबोलिक इन नेचर एज गिवन बिलो। तो ये देखो, ये है फ्रेटिक लाइन, टॉप मोस्ट फ्रेटिक लाइन। इसका शेप कैसा होगा? ये सर पैराबोलिक इन नेचर होगा। ओके, ठीक है। द फ्रेटिक लाइन इज द टॉप मोस्ट हो गए, टॉप मोस्ट फ्लो लाइन होगी। क्या फ्रेटिक लाइन टॉप मोस्ट फ्लो लाइन होती है? ये भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, यूज क्या है फ्रेटिक लाइन को? क्यों ही हम पढ़ रहे हैं फ्रेटिक सरफेस को? क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब हमें फ्लो नेट बनाना रहेगा तो टॉप मोस्ट सरफेस हमें फ्लो नेट की बनानी पड़ेगी, और वही टॉप मोस्ट सरफेस क्या कहलाएगी? वही टॉप मोस्ट सरफेस फ्रेटिक लाइन कहलाती है। क्लियर बात? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पर लगता है, इसके नीचे पोर प्रेशर पॉजिटिव होता है। ये भी सवाल पूछा जाता है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द करेक्ट रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इफ द सॉइल टाइप इज डेंस सिल्ट। तो ये सवाल फेवरेट है। टीसीएस ने ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू वाले सवाल आते हैं ना, फेवरेट कर लिए हैं अपने। तो आपको ये सब याद होना चाहिए। यहाँ तो इसका आंसर होगा 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -5 से 10 टू द पावर -4। क्या किसकी रेंज बात कर रही है? डेंस सिल्ट की। डेंस सिल्ट में जो परमेबिलिटी की रेंज होगी ये। तो मैंने आपके साथ क्या किया, आपके लिए सारी चीजें एक जगह लिख के दे दी। क्या देखो, ग्रेवल के लिए ये सेंटीमीटर पर सेकंड में, किस में बात कर रहा हूं मैं? सेंटीमीटर पर सेकंड में परमेबिलिटी की बात कर रहा हूं। तो ग्रेवल के लिए परमेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, या उससे ज्यादा भी होती है इसको, या फिर अगर ये लिखा है ना ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर पर सेकंड तो ये भी सही बात है। ओके, कोर्स सेंट 1 से 0.1, या फिर क्या लिख दो आप 10 टू द पावर -1 सेंटीमीटर पर सेकंड से 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये भी लिखा आता है, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, तो 10 टू द पावर -2 से 10 टू द पावर -1 कुछ भी लिख दो पलट के, ये
हो गया मीडियम सेंड 10 टू पावर माइनस 2 से 10 टू पावर माइनस 3 इज फाइन सेंड, 10 टू द पावर माइनस 3 से 10 टू द पावर माइनस 4 इज सिल्टी सेंड, सिल्ट का 10 टू द पावर माइनस 5, तो और क्ले के लिए 10 टू द पावर माइनस 7 से 10 टू द पावर 9, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था सिल्ट के लिए, तो सिल्ट के लिए 10 टू द पावर माइनस 5 से 10 टू द पावर माइनस 4, ये होगा डेंस एंड के लिए परमेबिलिटी की वैल्यू। ठीक है, तो ये सब चीजें आप अपनी कॉपी में नोट करो, मैं हट रहा हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लेना, एक जगह लिख लेना। क्लियर? जो जो सवाल भी परमेबिलिटी से रिलेटेड पूछे जाते हैं यहाँ वैल्यू बेस्ड, मैं सारे इसमें करा दूंगा आपको, सब कुछ मैं एक जगह करा दूंगा, एक जगह टेबल बना के लिख लेना परमेबिलिटी। आगे मैं कराता हूँ, ये रुको। क्या बोल रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ परकुलेशन इज ऑलवेज, तो कोफिशिएंट ऑफ परकुलेशन क्या होता है, क्या हमेशा इस क्या होगा, तो ये हमें जानना है। तो देखो 3 टर्म आते हैं जो कंफ्यूज करते हैं, यही सब सीख के जाओ। क्या पहला टर्म तो आपका है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, क्या कोफिशिएंट ऑफ, पहला टर्म क्या होता है सर, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, क्या कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, ये आता है। क्लियर? दूसरा टर्म तो ये आपसे पूछ लिया, और तीसरा टर्म है एक ट्रांसमिसिबिलिटी या ट्रांसमिसिबिलिटी, दोनों एक ही टर्म मतलब एक ही चीजें हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी क्या है सर, हम जानते हैं डार्सीज लॉ क्या कहता है, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लैमिनार फ्लो के लिए, डार्सीज लॉ यही बोलता है। ठीक है, ये कौन सी वेलोसिटी है ये जानना इंपॉर्टेंट है, तो एवरेज वेलोसिटी है। ये कौन सी वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में जो भी कोफिशिएंट आता है वो एवरेज परमेबिलिटी का कोफिशिएंट आता है, या एवरेज बोल दो या फिर एवरेज ना भी बोलो, तो ये जो भी कोफिशिएंट होगा इसका नाम, ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, एवरेज वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में होगा ये जो कोफिशिएंट आएगा। तो के, यहां पे जो ये के है, यहां पर ये जो के है इसको दूसरे कलर से लिख दे रहा हूं, ये क्या है, ये है एवरेज परमेबिलिटी या फिर परमेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में आया है, ये किसके लिए डिफाइन किया गया, एवरेज वेलोसिटी के लिए डिफाइन किया। एवरेज वेलोसिटी क्या है सर, हम ये मान के चलते हैं कि जब फ्लो हो रहा है पानी का सॉइल से, तो पूरी सॉइल से फ्लो हो रहा है, मतलब हम ये नहीं यहां पर बता रहे हैं कि जो सॉइल का फ्लो, जो पानी का फ्लो होगा वो जनरली तो वॉइड से होगा, सॉइल के पार्टिकल से तो हो नहीं जाएगा, लेकिन हम जनरली ये मान के चलते हैं जब हम एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे होते हैं और कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी डिफाइन कर रहे हैं कि ये एक टोटल एरिया ऑफ सॉइल से फ्लो हो रहा है। क्लियर बात? अब दूसरी चीज क्या आई, दूसरा चीज जो यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है सर, क्वेश्चन में पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ परकुलेशन। कोफिशिएंट ऑफ परकुलेशन क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ क्या पूछा गया, कोफिशिएंट ऑफ परकुलेशन क्या होगा ये पूछा गया। तो कोफिशिएंट ऑफ परकुलेशन भी डिफाइन किया गया, किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन किया गया सर, कोफिशिएंट ऑफ परकुलेशन डिफाइन किया सीपेज फ्लो, सीपेज वेलोसिटी, और इसको बोल दिया क्या, एक्चुअल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू केपी, इज इक्वल्स टू केपी, दूसरे कलर से लिखता हूं मैं केपी इंटू आई। क्लियर है? तो ये हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ परकुलेशन, किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन हुआ है, ये सीपेज वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में डिफाइन हुआ है। तो वीएस क्या है यहाँ पर, वीएस को क्या बोल सकते हो आप, सीपेज वेलोसिटी बोल दो, सीपेज वेलोसिटी बोल दो, या फिर क्या बोल दो, और या फिर क्या बोल सकते हो आप, इसको एक्चुअल वेलोसिटी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, एक्चुअल वेलोसिटी भी बोल सकते हो, सीपेज वेलोसिटी बोल दो या फिर एक्चुअल वेलोसिटी बोल दो, किसके लिए, वीएस के लिए। क्लियर बात? तो ये आपके पास आ गया कोफिशिएंट ऑफ परकुलेशन। तो आप बता सकते हो एवरेज वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग क्या डिफाइन किया गया, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, सीपेज वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग क्या डिफाइन किया गया, कोफिशिएंट ऑफ परकुलेशन। ठीक है, एक चीज और सवालों में पूछी जाती है, एक चीज और क्या पूछी जाती है, देखो यहाँ पर देखो आप, सर पूछा जाता है कि रिलेशन पूछा जाता है किसके बीच में, वी एस अपॉन वी, मतलब सीपेज वेलोसिटी, या फिर पहले मैं जीरो से आपको सिखा देता हूँ, जीरो से क्या, सीपेज वेलोसिटी क्या होता है, सीपेज वेलोसिटी हमेशा ज्यादा होगी, किससे ज्यादा होगी, एवरेज वेलोसिटी। क्यों ज्यादा होगी, सीपेज वेलोसिटी किसके करस्पॉन्डिंग है, वॉइड्स ऑफ सॉइल के करस्पॉन्डिंग है, वॉइड्स में से पानी फ्लो कर रहा है, वॉइड की साइज क्या होती है, छोटी होती है, वॉइड्स की साइज छोटी होगी मतलब एरिया छोटा होगा, तो डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया ही तो वेलोसिटी होती है, तो एरिया छोटा अगर नीचे है तो वेलोसिटी ज्यादा मिलेगी, तो सीपेज वेलोसिटी ज्यादा। तो सीपेज वेलोसिटी होती भी क्या है, v/n क्या है, n यहाँ पर हो जाएगा पोरोसिटी, n क्या हो जाएगा, पोरोसिटी। क्लियर है? तो एवरेज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पोरोसिटी क्या दे देगा आपको, सीपेज वेलोसिटी दे देगा। ठीक है सर, ये भी बात समझ में आती है। तो हम क्या ये लिख सकते हैं, वीएस अपॉन वी इज इक्वल टू 1/n होगा सर, ये भी एक रिलेशन पूछा जाता है डायरेक्ट, ये भी आपने, इसको मैं नीचे ले आया ये 1/n। अब देखो आप v में एवरेज को लिख रहा हूं, ये v और ये बराबर ही है, ये चीज देखो v बराबर v एवरेज है,
बस मैंने बताने के लिए लिख दिया है। तो आप देखो VS अपॉन वी करो, VS अपॉन वी करोगे तो क्या आप यहां पर क्या लिख सकते हो, VS अपॉन वी अगर आप करोगे तो इसको VS अपॉन वी विच इज इक्वल्स टू 1/n, और इसको KP/K लिख सकते हो क्या। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1/n होता है, जो कि VS अपॉन वी से बताया जाता है। मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस रिलेशन को बताने के लिए मैंने इक्वेशन इसको दिया 1, इक्वेशन नंबर 2 और 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दिया। क्या कर दिया, 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दिया, आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर बात है। तो आपको कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन बता दिया। एक और टर्म आता है क्या, कोफिशिएंट ऑफ, या फिर ऐसे बोल दो ट्रांसमिसिबिलिटी, ट्रांसमिसिबिलिटी बोल दो, या फिर और एक टर्म और ऐसे पूछा जाता है क्या, और क्या बोल सकते हो इसको, ट्रांसमिसिबिलिटी। आजकल ये ज्यादा पूछा जाने लगा है चीजें एक ही चीजें हैं लेकिन टर्मिनोलॉजी अलग कर दी। तो ये भी लिखा है, बात बराबर है क्या। इसमें क्या लिखा है पढ़ो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द एंटायर मीडियम ऑफ यूनिट विड्थ अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज टर्म्ड एज कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी या ट्रांसमिसिबिलिटी। तो बोल रहा है कि ये रेट ऑफ फ्लो है अंडर यूनिट विड्थ और यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो इसको कैसे लिखोगे सर, इसको हमेशा लिखा जाता है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी एंड थिकनेस ऑफ एक्यूफर। थिकनेस ऑफ एक्यूफर मतलब जहां से फ्लो हो रहा है, K इंटू डी। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की यूनिट क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की यूनिट होती है सर मीटर क्यूब पर सेकंड, सॉरी मीटर पर सेकंड, क्या, एक मिनट, मीटर पर सेकंड, ओके मीटर पर सेकंड। और डी क्या हो जाएगा, मीटर थिकनेस है एक्यूफर की, तो मीटर में तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको क्या लिख सकते हो आप, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ट्रांसमिसिबिलिटी की या ट्रांसमिसिबिलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये भी डायरेक्ट यूनिट पूछी जाती है। तो तीनों टर्म, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन और ट्रांसमिसिबिलिटी, या उसी को क्या बोलते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये देखो मैंने आपके लिए डार्सीज लॉ के बारे में सब कुछ लिख के दे दिया। कंटेंट के लिए रोना अब छोड़ देना, एक जगह सब कुछ चीजें दे रहा हूं, एक बार पढ़ लेना। लेमिनार फ्लो के लिए वैलिड रहता है, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए वैलिड नहीं होता है। क्लियर है ये, क्योंकि कोर्स ग्रेन में लेमिनार फ्लो, कोर्स ग्रेन मतलब मान के चलो ग्रेवल और सैंड, उसमें क्या लेमिनार फ्लो हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा उसमें लेमिनार फ्लो। तो जब लेमिनार फ्लो नहीं हो पाएगा तो ये वैलिड नहीं होगा, किसमें, कोर्स ग्रेन सॉइल में या ग्रेवल और सैंड में। ये सवाल बनता है, बार बार बता रहा हूं। क्लियर है। चलिए यहां से आप देख सकते हो क्या होता है प्रोसेस, पूरा आप समझ सकते हो। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। कांस्टेंट हेड परमियोमीटर, क्या पूछ रहा है, कांस्टेंट हेड परमियोमीटर। अब परमियोमीटर है, इसका मतलब क्या, ऐसी डिवाइस और ऐसा अरेंजमेंट जो परमिएबिलिटी को मेजर करे उसको बोला जाता है परमियोमीटर। क्लियर। तो परमियोमीटर के बारे में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज परमियोमीटर। तो परमियोमीटर इज अ डिवाइस और एन अरेंजमेंट व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। क्लियर। बोल रहा है कांस्टेंट हेड परमियोमीटर। कांस्टेंट हेड परमियोमीटर किस लिए, तो मैंने बार बार आपको कराया है। मैंने कई बार अगर ये आया तो मैंने कैसे याद कराया आपको, आपको याद करना है C फॉर कांस्टेंट, C फॉर कोर्स ग्रेन्ड, क्या, C फॉर कांस्टेंट और C फॉर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, क्या, C फॉर कांस्टेंट, C फॉर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। ओके, तो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए यूज होता है कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी परमीमीटर। तो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए यूज होता है, ये तो बात सही है। कैसे यूज होता है, क्या यूज कर रहे हैं हम इसमें, हम कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी निकालते हैं। सर कैसे निकालते हो, इसको भी याद कराया था, VL अपॉन VL, VL अपॉन हेट, VL अपॉन हेट, VL अपॉन हेट, ठीक है, ऐसे याद कराया था, HAT, VL अपॉन हेट। क्लियर है। तो ये देखो V क्या है, V में मैंने क्रॉस लगाया है, क्यों, ये वॉल्यूम शो कर रहा है। आप वेलोसिटी ना समझो इसलिए मैंने इसको कैसे लिख दिया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ये है V। V क्या है, ये वॉल्यूम है। क्लियर। V है ये वॉल्यूम। ओके, लेंथ जितना ट्रेवल कर रहा है, तो इसका मैंने अरेंजमेंट भी आपको शो कर दिया। देखो यहाँ पर आपने एक कांस्टेंट हेड कर लिया, कांस्टेंट हेड कर लिया, उसके बाद आपने क्या कहते हैं इसमें से लेंथ पास कराई, जितनी भी लेंथ में सॉइल थी, जितना भी ट्रेवल किया वो लेंथ, और ये QL अपॉन QL नहीं, ये VL अपॉन HAT हो जाएगा, VL अपॉन HAT हो जाएगा। क्लियर बात है। चलिए ये किसके लिए है, कोर्स ग्रेन सॉइल की। अरेंजमेंट ऐसा ही बनाया गया है कि कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए यूज होता है। कोर्स ग्रेन सॉइल मतलब ग्रेवल और सैंड के लिए अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी निकालनी है तो कांस्टेंट हेड परमियोमीटर या परमिएबिलिटी टेस्ट आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। सर तो दूसरा टेस्ट क्या, दूसरा टेस्ट आया वेरिएबल हेड परमियोमीटर, क्या, वेरिएबल हेड परमियोमीटर, या फिर इसको क्या बोल दो, इसको बोल दो आप फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी टेस्ट। वहां पर कांस्टेंट था, यहाँ पर फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी टेस्ट है। तो ये देखो F फॉर फॉलिंग, F फॉर फॉलिंग, F फॉर फाइन ग्रेन, क्या मैंने बताया था, F फॉर फॉलिंग और F फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। क्लियर, याद रहेगा।
फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट, एफ फॉर फॉलिंग, एफ फॉर फाइन ग्रेन सॉइल के लिए यूज होता है, तो ये सवाल बनता है, तो ये भी बता दिया। इसका दूसरा नाम है वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट, इसका ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है। क्या, ये देखो, अगर नेचुरल लॉग में लिखो तो के स्मॉल ए, क्या लिखोगे आप, के इंटू स्मॉल के बराबर होता है स्मॉल ए अपन कैपिटल ए, एल बाई टी, एल एन एच वन बाई एच टू। एच वन एक हाइट है, फिर दूसरी हाइट एच टू, मतलब पहले एक हाइट तक ट्रेवल किया, फिर दूसरे हाइट तक ट्रेवल किया पानी, तो ये आपने डिफरेंट टाइम में आपने नोट कर लिया H1 और H2, तो ये आपने देखा। तो 2.303 स्मॉल ए ये पूछा जाता है जनरली, ये वाला इक्वेशन नेचुरल लॉग से जब कन्वर्ट करोगे आप लॉग बेस 10 में, तो 2.303 स्मॉल ए बाय ए कैपिटल ए एल बाई टी लॉग बेस 10 H बाय H2, ये है फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट का फॉर्मूला। डायरेक्ट पूछे जाते हैं, आपकी कॉपी में ये होना चाहिए। एक सवाल और बनता है, अगर एक टाइम T1 पर फॉल कर रहा है कितना है H1, T2 पर फॉल कर रहा है H2, और T3 पर फॉल कर रहा है कितना, T3 पर फॉल कर रहा है आपका H3, और एक सीक्वेंस से फॉल कर रहे हैं, तो H2 की वैल्यू आप कैसे लिख सकते हो, H2 स्क्वायर हो जाएगा H1 स्क्वायर इंटू H3 स्क्वायर, ठीक है। और कैसे लिख सकते हो, H2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ H1 इंटू H3, ये आपको कई बार इस पर बेस्ड सवाल मिल जाएंगे। दो वैल्यू दे देगा, एक आपसे पूछ लेगा, सब्स्टिट्यूट करोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है, सब कुछ रिवाइज यहीं कर लेना है, कुछ भी नहीं छोड़ना, मैं सब कुछ यहीं करा के जाऊंगा आपके लिए। क्लियर, ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5, रैंक द फॉलोइंग फॉर यूजुअल रेंजेस ऑफ हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। अब नया टर्म क्या, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, ये आया नया टर्म, ठीक है, इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यूज। तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी नाम से समझो, हाइड्रोलिक का मतलब क्या, हाइड्रोलिक का मतलब पानी, कंडक्टिविटी मतलब प्रवाह होना, तो पानी के प्रवाह होने को सर तो हम परमेबिलिटी पढ़ रहे थे, तो क्या ये इसका छोटा भाई या फिर इसी का हम शक्ल है क्या, हाँ सर ये सिनोनिम है किसका, ये परमिएबिलिटी बता रहा है, क्या परमिएबिलिटी की बात कर रहा है, ये हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी का मतलब परमिएबिलिटी होता है। अब कंफ्यूजन यहीं खत्म। तो देखो बोल रहा है कि इसको अरेंज करो, कैसे अरेंज करो, बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा बोलता हूं कि सवाल अच्छे से पढ़ना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है सर, छोटे से बड़ा, अरे नहीं ये तो उल्टा बोल दिया मैंने, बड़े से छोटा, क्या डिसेंडिंग करना है अपन को, बड़े से छोटा। इसका मतलब क्या सर, सबसे ज्यादा जिसकी परमेबिलिटी उसको पहले लिखना है, और फिर उसके बाद जिसकी परमेबिलिटी कम तो उसको बाद में लिखना है। क्लियर है, चलो सॉल्व करते हैं। अब बोल रहा है कि जो फ्रैक्चर्ड मेटामॉर्फिक रॉक है, इसकी आपको अगर वैल्यूज पता है तो ठीक है, अदरवाइज फील करो कैसे, जो फ्रैक्चर्ड रॉक से हो जाए, फ्रैक्चर्ड रॉक हो गया मतलब क्या है, यहां पर तो फ्रैक्चर्ड रॉक का टूटने से ग्रेवल्स बनेंगे, बड़े बड़े बोल्डर्स बनेंगे, और हमने अभी देखा कि ग्रेवल्स या बोल्डर्स की परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो ये सबसे पहले आएगा, तो डी सबसे पहले आएगा, तो ये वाला ऑप्शन खत्म। रुको कलर चेंज करता हूं, रुको एक मिनट, तो ये वाला ऑप्शन खत्म और ये वाला ऑप्शन खत्म, डी पहले आएगा। क्लियर, अब लगाओ क्या, वेसिकुलर बेसल्ट की परमेबिलिटी। अब ये सब चीजें अगर आपको याद है तो ठीक है, अदरवाइज पहली बार मैं बता रहा हूं, यही याद कर लेना। तो दो में से कोई ऑप्शन एक आप टिक लगा सकते हो, 50% प्रोबेबिलिटी है सही होने की या गलत होने की, ठीक है। वैसे तो वेसिकुलर जो बेसाल्ट रहता है, बेसाल्ट क्या है, एक सॉइल है। क्लियर है, बेसाल्ट एक सॉइल हम पढ़ते हुए आए थे, तो आप देख सकते हो कि सॉइल जो छोटी छोटी मतलब ये सॉइल है, तो इसमें तो वाइट्स बहुत छोटे छोटे होंगे, तो मतलब इसका क्या, इसकी परमेबिलिटी सबसे कम होनी चाहिए, तो ये देखो लास्ट में लिखा है, तो ये वाला आंसर सही हो जाता, ये यहाँ गलत हो जाता। अभी ये तो हो गया, मान के चलो मैंने अनुभव से आपको बताया, आपको याद होना चाहिए वैल्यूज कैसे। फ्रैक्चर्ड रॉक्स की बात करें तो ये देखो फ्रैक्चर्ड रॉक्स, इसकी जो परमेबिलिटी रहती है 8 × 10⁻9 से 3 × 10⁻4 तक वेरी करती है। क्लियर है, 10 टू दी पावर जितनी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा आएगी, इसका मतलब वो छोटी परमेबिलिटी है, ये बात याद रखना। 10 टू दी पावर -4 बड़ा है किससे, 10 टू दी पावर -9 से, इतनी गणित आपको आती होगी, मैं मान के चल रहा हूं। तो देखो इसकी परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, 10 टू दी पावर -9 से 10 टू दी पावर -4, ठीक है। उसके बाद क्या, लाइमस्टोन कहां लिखा है, देखो लाइमस्टोन की 10 टू दी पावर -9 से 10 टू दी पावर -6 तक, 10 टू दी पावर -4 क्या है, ये क्या है, ज्यादा है परमेबिलिटी किससे, 10 टू दी पावर -6 से। क्लियर है, यही बोल रहा हूं, माइनस की पावर बड़ी होती है किससे, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर माइनस में बड़ी है उससे। क्लियर है, तो ये आ जाएगा आपके सेकंड नंबर पे। फिर सैंडस्टोन देखो 10 टू दी पावर -6 से 10 टू दी पावर -10 ऐसे पढ़ लो, या 10 टू दी पावर -10 से 10 टू दी पावर -6, ठीक है। ये -9 है, ज्यादा
परमेबिलिटी, -10 कम परमेबिलिटी। इसके बाद देखो आप बेसाल्ट पर 10⁻11 और कम परमेबिलिटी। तो ये याद रखो, तो ये आ जाएगा आपका, ये है डी, ये है आपका ये है आपका कितना, ये सी, डी सी, ये हो जाएगा आपका सैंडस्टोन बी, और ये हो गया ए। मतलब सबसे बड़ी किसकी हो जाएगी, डी सी बी ए, डी सी बी ए विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर बात। और भी जो चीजें सिल्ट स्टोन, उसके बाद अनफ्रैक्चर्ड इग्नियस रॉक, ये सब चीजें एक जगह आपके पास होनी चाहिए, एक जगह लिखी होनी चाहिए। क्लियर बात है। आगे बढ़ूं मैं, चलो आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू हेजन्स अप्रोक्सीमेशन, हेजन्स अप्रोक्सीमेशन। एक चीज तो आपको मैं बार बार बोलते आ रहा हूं, क्या जहां भी हेजन की बात आ जाए, एलन हेजन की बात आ जाए, इसका मतलब इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल D10 की तो बात करेगा ही, D10 की तो बात करेगा ही। ये तो आपको एक थंब रूल बना लेना है। एलन हेजन ने अपने सारे एक्सप्रेशंस में इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल, ये भी सवाल एक बता दिया, इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल हमेशा क्या होता है, D10। उसकी तो बात वो करता ही करता है। क्या बोल रहा है, according to Huygens approximation of permeability of sands, if the effective diameter is 0.2 सेंटीमीटर। देखो आ गई बात, तो D10 की वैल्यू कितनी दी है, 0.2 सेंटीमीटर है, तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी बताओ। तो एलन हेजन ने क्या किया, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को डिफाइन किया CD10 होल स्क्वायर, CD10 होल स्क्वायर एलन हेजन ने ये आपको बताया। ठीक है, C क्या है, एलन हेजन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू जनरली कितनी होती है, जिसकी वैल्यू जनरली 100 होती है। कितना, 100 उसने दिया। D10 कितना है, 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर में पुट कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा आपका, सेंटीमीटर पर सेकंड में पूछना था तो उसी में पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो याद क्या होना चाहिए, एलन हेजन का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ परमेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए आपको पता होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ D10। तो CD10 स्क्वायर आपको पता होना चाहिए एलन हेजन का एक्सप्रेशन। क्लियर है, आगे बढ़ूं। ठीक है, चलो एलन हेजन ने एक और दिया था, हाइट ऑफ कैपिलरी C/ED10। ये भी याद रखना, आप कंफ्यूज नहीं होना। इधर C की वैल्यू 0.1 से लेके 0.5 सेंटीमीटर क्यूब, ये वेरी करती है इधर C की वैल्यू। ये भी किसने दिया है, एलन हेजन ने। H क्या है, H क्या है आपको पता होना चाहिए, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज, क्या हाइट ऑफ कंफ्यूज नहीं होना है, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज। एक ही चीज, एक जैसी चीजें देख के कंफ्यूजन खत्म करो। यहाँ पर H बराबर C/ED10, E क्या है, वॉइड रेशियो, D10 फिर आ गया क्योंकि एलन हेजन ने दिया। हाइट ऑफ कैपिलरी राइज C/ED10 होता है, C की वैल्यू 0.1 से 0.5 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर वेरी करती है। यहाँ पर C की वैल्यू 100 होती है। C की वैल्यू क्या होती है सर, C की वैल्यू 100 होती है, एलन हेजन ने बताया था। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एलन हेजन के बारे में मैंने ये लिख के आपको दे दिया। चलिए, Which of the following materials will have the least permeability? इनमें से किस मटेरियल की परमेबिलिटी सबसे कम होगी? ये मैं आखिरी बार करा रहा हूं, अब नहीं कराऊंगा। इन मटेरियल्स में से फिर यहां पर फिर से सीख के जाओ, कोई भी पर, ये सब फेवरेट हो चुके हैं TCS के, कि ऐसे सवाल पूछना ही पूछना है, क्योंकि ये वैल्यूज बहुत घुमावदार रहती हैं। तो आपको एक जगह एक कॉपी में लिख लेना। तो इसमें से पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स विल हैव द लीस्ट परमेबिलिटी, ग्रेवल, सिल्ट, क्ले और सैंड। तो सबसे कम परमेबिलिटी किसकी है, क्ले की सबसे कम परमेबिलिटी। इसी क्लास में ये सब चीजें सीख के जाना। फिर से देखो मैंने एक जगह लिख दिया, क्या ग्रेवल की ये एवरेज साइज है, सैंड, सिल्ट, क्ले की ये सारी एवरेज साइजेस हैं, और परमेबिलिटी किस में लिख दी मैंने, सेंटीमीटर पर सेकंड में सबकी परमेबिलिटी लिख दी। ये लिखा है ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर पर सेकंड ग्रेवल, सैंड की कितनी 1 से 10 टू द पावर -3। ये क्या लिखा है देखो, 10 टू द पावर ऑफ -3 टू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड लिखा है। क्लियर। ये लिखा है 10 टू द पावर -7 से 10 टू द पावर ऑफ -3 सेंटीमीटर पर सेकंड, छोटे से बड़े की तरफ लिख दिया मैंने। और ये लेस देन 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी आपकी क्ले की परमेबिलिटी। जनरली ये वैल्यूज तो स्टैंडर्ड हैं, आपको याद होना ही चाहिए। क्लियर बात है, चलिए आगे बढ़ो। इन सॉइल मैकेनिक्स द लॉ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल वाज फर्स्ट स्टडीड बाय, ये तो कितनी बार हम पढ़ के आ चुके कि डार्सीज लॉ था, कि जो लॉ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल किसने दिया था, डार्सी ने दिया था। किसके लिए एप्लीकेबल है डार्सी लॉ के अजम्पशन क्या थे, लेमिनार फ्लो के लिए अजम्पशन है, फ्लो के लिए लेमिनार होना चाहिए, होमोजेनियस सॉइल पार्टिकल्स में से पास होता है। तो डार्सी लॉ ने क्या बोला था, परमेबिलिटी इज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है तुम्हारा किसका, ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू आई। K क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी पीछे बता चुका हूँ। क्लियर है। तो वेलोसिटी V क्या है, इधर पर वेलोसिटी है, V क्या है, वेलोसिटी है। तो इसको एरिया से मल्टीप्लाई करो, A इंटू वी, इधर आ जाएगा आपका A इंटू वी। ओके,
तो ये हो जाएगा K इंटू आई इंटू ए, तो ये क्या लिख सकते हो आप, Q इज इक्वल्स टू के आई ए, Q इज इक्वल्स टू के आई ए। ये भी डार्सीज लॉ की ही देन है किया, कि डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू किया, ये भी डार्सीज लॉ की ही देन है। क्लियर, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड। क्लियर है। तो डार्सी लॉ किसके लिए वैलिड है, डार्सी लॉ लैमिनार फ्लो के लिए वैलिड है। डार्सीज लॉ कभी भी कोर्स ग्रेन सॉइल दैट इज ग्रेवल और सैंड में नहीं एप्लीकेबल है। क्यों, कोर्स ग्रेन सॉइल से जो भी फ्लो होता है वो टर्बुलेंट नेचर का होता है, और सॉइल में लेमिनार फ्लो होने के लिए, सॉइल में लेमिनार फ्लो होने के लिए रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, तभी आप बोलोगे कैसा फ्लो होगा, लेमिनार फ्लो होगा, ये भी आप जान लो। क्लियर बात है। लेमिनार फ्लो में रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए सॉइल के केस में। ओके, चलो आगे बढ़ूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट पर इम्परमिएबिलिटी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या बोला है, हाईएस्ट इम्परमिएबिलिटी, क्या हाईएस्ट इम्परमिएबिलिटी, ध्यान से पढ़ना, हाईएस्ट इम्परमिएबिलिटी इनमें से किसकी है। हाईएस्ट इम्परमिएबिलिटी का मतलब है कि क्या है, किसकी सबसे कम परमिएबिलिटी है, ये आपको बताना है। फिर से ध्यान से पढ़ना, हाईएस्ट इम्परमिएबिलिटी पूछा तो मतलब सबसे कम परमिएबिलिटी किसकी है। तो देखो सिल्ट, फाइन सैंड, कोबल्स, कोर्स सैंड, तो कोबल्स तो हो गया भाई सबसे बड़ी साइज ऑफ पार्टिकल, सबसे बड़ा साइज ऑफ वाइड, तो परमिएबिलिटी सबसे ज्यादा, तो मैं लिख रहा हूं किसका, सी की परमिएबिलिटी सबसे ज्यादा। उसके बाद किसकी आएगी, कोर्स सैंड की परमिएबिलिटी, फिर उसके बाद आएगी फाइन सैंड की, फिर उसके बाद आएगी सिल्ट की। तो सबसे ज्यादा परमिएबिलिटी कोर्स सैंड की, सबसे कम परमिएबिलिटी किसकी, सिल्ट की। इसका मतलब हाईएस्ट इम्परमिएबिलिटी किसकी, सर सिल्ट की हाईएस्ट इम्परमिएबिलिटी होगी। ये किसका सीक्वेंस है, ये परमिएबिलिटी का सीक्वेंस है, नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो, किसका, परमिएबिलिटी का सीक्वेंस है, ये परमिएबिलिटी का सीक्वेंस है। ओके, तो ए मतलब क्या, हाईएस्ट इम्परमिएबिलिटी किसकी आएगी, सिल्ट की, वो तो हम अभी पीछे देख के भी आए हैं। देखो अभी दिखाया मैंने, ये देखो सिल्ट की कितनी 10⁻⁷ से 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकंड, ग्रेवल की 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से ज्यादा, 10⁻³ से 1 सेंटीमीटर पर सेकंड किसकी, सैंड की, 10⁻7 से 10⁻³ किसकी आएगी सर, सिल्ट की, 10⁻7 सेंटीमीटर पर सेकंड से लेस क्ले की होती है। कई बार ये सवाल पूछे गए हैं। अभी अब ये सब कुछ मैंने एक जगह दे दिया, आपको बस नोट कर लेना, एक पेज में सारी परमिएबिलिटी लिख लेना इसकी, और वो लास्ट में एक और टेबल बताई थी, सारी टेबल एक जगह हो जाएगी, तो बस आपका फिर ये सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि ये बार बार पूछा ही जाता है। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, मतलब ये सवाल बनता है अगर परमिएबिलिटी से सवाल आता है, तो हॉरिजॉन्टल परमिएबिलिटी का सवाल और वर्टिकल परमिएबिलिटी निकालने के लिए आता है। देखो क्या लिखा है, लिखा है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट कंसिस्ट ऑफ 3 यूनिफॉर्म लेयर्स ऑफ थिकनेस 6, 4 एंड 12 मीटर। ओके सर, ये लिखा हुआ है कि 3 लेयर है सॉइल की, जिसकी थिकनेस कितनी है, ये मैंने मान के चलो, ये लिखा है Z1, Z2, थिकनेस के बारे में बात कर रहा हूँ। क्लियर, ये लिखा है Z3, और क्या वैल्यू लिखी है, 6 मीटर, 4 मीटर और 12 मीटर इन्होंने बात लिखी है। क्लियर, ये वैल्यूज लिखी हुई हैं, थोड़ी और सॉइल मैंने बढ़ा ली। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद सर बोल रहा है कि द परमिएबिलिटी ऑफ दीज लेयर्स इज लेयर की परमिएबिलिटी क्या है, पहली लेयर की 8 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या लिखा है, 52 × 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसके बाद लिखा है 6 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये लिखा हुआ है आपके पास परमिएबिलिटी K1, K2 और ये लिखा है K3। क्लियर, ओके। बोल रहा है द कैलकुलेट द इफेक्टिव एवरेज परमिएबिलिटी ऑफ डिपॉजिट इन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, दोनों पूछ दिया आपसे, तो ये आपकी कंडीशन है। बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एवरेज परमिएबिलिटी बताओ और वर्टिकल डायरेक्शन में एवरेज परमिएबिलिटी बताओ। देखो कर देंगे, कैसे करेंगे, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो खत्म, नहीं तो चलो लिख लो इधर, एवरेज हॉरिजॉन्टल परमिएबिलिटी लिख लो, एक जगह लिख लेना दोनों फॉर्मूले, अगर नहीं लिखे हैं और बूस्टर वगैरह लेके रखे हो, अगर शॉर्ट नोट्स लेके बैठे हो तो वहां पर मतलब मिलाते जाना क्या है। क्लियर है, देखो ये क्या होता है सर, KH एवरेज इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल परमिएबिलिटी, एवरेज हॉरिजॉन्टल परमिएबिलिटी इज इक्वल्स टू होता है समेशन KI/ZI डिवाइडेड बाय समेशन ZI। की क्या है परमिएबिलिटी, इसको और एक्सपांड करके लिख रहा हूं, कैसे लिख सकते हो, आपको K1Z1 प्लस K2 दोनों का मल्टीप्लीकेशन और फिर ऐड प्लस K3Z3, K3
Z3 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। क्लियर है? क्लियर है? यहीं पर सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो, इसको मैं पैक भी कर देता हूँ। ठीक है, सॉल्व करो इसको। कैसे करोगे? आपको दिया था K1Z1, K1Z1, K क्या है? 8 और 6 का मल्टीप्लाई कर दूं। अभी मैं यूनिट नहीं देख रहा हूं। यूनिट क्यों नहीं देख रहा? अभी आपको पता चल जाएगा। यूनिट छोड़ दो, सिर्फ मल्टीप्लाई करो। 10⁻⁴ सब में बराबर है तो इसको सब में कॉमन है तो बाहर ले सकता हूं मैं। हाँ सर ले सकते हो। तो 8 इंटू 6, 4 इंटू 52, 12 इंटू 6 ऐसे लिख सकता हूँ क्या? हाँ देखो, क्या 8 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 52 प्लस 12 इंटू 6, कितना? 12 इंटू 6 होल इंटू 10⁻⁻⁴, ये कॉमन ले लिया। डिवाइडेड बाय 8 प्लस 6 प्लस सॉरी 8 दिया है, क्या दिया है? 6 प्लस 4 प्लस 12। ठीक है, 6 4 12, 6 4 12। ओके, 6 प्लस 4 प्लस 12। क्लियर? 6 प्लस 4 प्लस 12। ओके, यहाँ पर सही लिखा है क्या? कि 8 52 6, 8 52 6, 8 फिर ये थोड़ा सीक्वेंस उल्टा लिख दिया। एक मिनट रुकना। कि आई 8 इंटू 6 प्लस 52 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 12। ओके, ऐसा मैंने सीक्वेंस से भी लिख दिया। K1Z1 K1Z1। सॉल्व करो, कैलसी उठाओ, सॉल्व करो, कैलसी उठाओ, सॉल्व करो। कितना आएगा? चलो फटाफट सॉल्व करो, कैलसी उठाओ, सॉल्व करो। 8 इंटू 6, 8 इंटू 6 प्लस 52 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 12। ओके, डिवाइडेड बाय 22 विच इज इक्वल टू 14.9। क्या? 14.9 इंटू 10⁻⁴। अब देखना एक बात, देखो यहाँ पर ये अगर मीटर का ये मीटर है, डेप्थ 6 मीटर, 4 मीटर, 12 मीटर, ये थिकनेस है 6 मीटर, 12 में इसका भी मल्टीप्लाई होता है तो मीटर ऊपर जाएगा, मीटर इधर आएगा, कैंसिल हो जाएगा। सेंटीमीटर पर सेकंड में अगर ऊपर दी हुई थी आपको वैल्यू किसकी? परमिबिलिटी की, तो इसी में वैल्यू आ जाएगी। हाँ सर, इतनी गलत तो आती है, सेंटीमीटर पर सेकंड आंसर। ओके, चलिए दूसरी चीज देखो। दूसरी चीज क्या आपको बोल रहा है? एवरेज वर्टिकल परमिबिलिटी। क्या? एवरेज वर्टिकल परमिबिलिटी। ओके, ठीक है सर। एवरेज वर्टिकल परमिबिलिटी कैसे निकालोगे? देखो देखो देखो, इसका भी फॉर्मूला याद रखो। यहाँ पे इसको पैक करो सबसे पहले। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला याद रखो। कैसे? के वर्टिकल एवरेज क्या हो जाएगा? समीशन Z1/समीशन KI। अभी कैसे याद करना है ये भी बता दे रहा हूँ, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। रुको, अभी कैसे याद करना है ये भी बता दूंगा। समीशन Z1/समीशन ZI/KI। ओके, देखो देखो देखो, इसको कैसे लिखोगे? एक्सपांड करो। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डिवाइडेड बाय Z1/K1 प्लस Z2/K2 प्लस Z3। एक सवाल अभी इसलिए टाइम दे रहा हूं, फिर बाद में सवाल आएगा डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। क्लियर? याद रखना। Z1 क्या दिया है आपके पास? 6 प्लस 4 प्लस 12। ओके, डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय कितना? 6 डिवाइडेड बाय 8। अब देखना 8 इंटू 10⁻⁴, 52 इंटू 10⁻⁴, K3 क्या है आपके पास? 6 इंटू 10⁻⁴, 10⁻⁴ बाहर कॉमन लिया और ऊपर पहुंचा सकता हूं। हाँ सर, ऊपर डायरेक्ट लिख दो इसको, इंटू 10⁻⁴। ठीक है, प्लस प्लस 4 डिवाइडेड बाय 52। क्लियर? ओके, और कितना? 12 डिवाइडेड बाय 6। क्लियर? सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो फटाक से। कितना आएगा? 6/8 प्लस 4/52 प्लस 12/6, 12/6। ओके, ऊपर आएगा 22 बाय आंसर कितना? 7.78। कितना आया ये आया सर 7.78। कितना? 7.78 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकंड। तो क्या पूछा है आपसे पहले पूछा है आपको पहले हॉरिजॉन्टल लिखना है फिर वर्टिकल लिखना है। तो देखो 14.9, 7.78 सबसे पहले दिया है, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर? तो आपको ये पेज आपको आपके पास लिखा होना चाहिए। ठीक है, एवरेज हॉरिजॉन्टल साइड हो गया हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। क्लियर है? ये चीजें आपके पास लिखी होनी चाहिए। क्लियर? तो ये आंसर हो जाएगा। परमेबिलिटी का ये वाला सेशन होता है समाप्त। यहाँ पर हमने परमेबिलिटी क्वेश्चन किए।
परमेबिलिटी की वैल्यू रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने सारे करा दिए। आपके पास जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैंने करा दिया, आप इसको एक जगह लिख लेना। फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट जो फॉर्मूले का क्वेश्चन आता है वो करा दिया। डार्सी लॉ के न्यूमेरिकल कुछ हम कर लेंगे डार्सी लॉ का, लेकिन फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट टिक करने आता है ये भी बता दिया। एक जगह आपके पास लिखा होना चाहिए। सीपेज एनालिसिस परमेबिलिटी थोड़ा बड़ा चैप्टर है और क्वेश्चंस मैं आपके पास लेके आऊंगा, ठीक है। आप रिवाइज करोगे ये मैं मान के चल रहा हूं, अगर आप सीरियस हो तो, और चीजें लिखते जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे, ओके। चलिए, ऐसे स्टूडेंट जो कहते हैं कि सर हम अभी 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 क्या डाउट्स जो स्टूडेंट के माइंड में आते हैं कि अभी अभी मैं पास आउट हुआ हूं, मैं कैसे तैयारी करूं। अगर आप अभी अभी पास आउट हुए तो उनसे मैं कहूंगा आप अभी सिविल इंजीनियरिंग पर फोकस करो, सिविल इंजीनियरिंग को सीखो। सिविल इंजीनियरिंग सीख जाओगे एक बार, उसके बाद कोई भी एग्जाम क्या रहेगा आप टारगेट कर सकते हो, तो उसके लिए आप विजय बैच पर फोकस करो। विजय बैच किसके लिए है, पूरी सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जो भी आपका आता है सब कुछ आपको विजय बैच में मिल जाएगा। थॉरोली पढ़िए सब्जेक्ट्स को और अपनी तैयारी को शुरू करो। अगर आप अब बैच 1 ले सकते हो, कैसे, अगर आपको एसएससी जेईई 2024 की तैयारी कर रहे हो तो आपको बैच 1 हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जिसमें पूरा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सब कुछ आपको बैच 1 में एसएससी जेईई 2024 से रिलेटेड सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। अगर एमपीपीएससी की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये क्या है, मैराथन है, धीरे 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 आपको सीखना है। अभी से आप ये सब ज्वाइन करो, प्रहार बैच ज्वाइन करोगे, इधर एमपीजी के थॉरोली पढ़ाया गया, सिविल इंजीनियरिंग का जो कंटेंट एमपीपीएससी में आता है असिस्टेंट इंजीनियर में वो भी आपको पढ़ाया गया है, ओके। आरआरबी जेईई जो कि आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा है कि आएगी कि नहीं, आप नोटिफिकेशन का वेट मत करो, अभी से तैयारी शुरू करो, जिसके लिए तेजस बैच लॉन्च है। नॉन टेक्निकल टेक्निकल सब कुछ इसमें पढ़ा दिया गया है। नॉन टेक महापैक, नॉन टेक महापैक, यहाँ पर नॉन टेक महापैक का किसके लिए है, नॉन टेक्निकल जो पोर्शन आता है जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है इंजीनियर को, उसके लिए आपको एक जगह सब कुछ कंटेंट दे दिया गया है। बहुत अच्छी सीरीज है, आपको बहुत फायदेमंद होगी किसमें, एग्जाम्स में, ठीक है। टारगेट बैच लॉन्च हुआ हमारे चैनल पर। टारगेट बैच क्या, आपको पूरी सिविल इंजीनियरिंग जीरो टू हीरो, जीरो से पूरा कंसेप्ट हीरो तक आपको लेके जाएगा। कहां से कहां तक, जीरो टू हीरो, पूरा डिजिटलाइज फॉर्म में आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए हैं। बेस्ट से बेस्ट पॉसिबिलिटी हमने रखी है, कैसे आपको कॉन्सेप्ट माइंड में विजुअलाइज करा दिए, तो टारगेट बैच में आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्लियर है। अब देखो दूसरे टाइप का स्टूडेंट वो कहता है कि सर एक बात बताइए, हमने पढ़ तो रखा है, क्वेश्चंस भी पीवाईक्यू लगा देते हैं, लेकिन दिन पर दिन क्या रह रहा है कि टीसीएस का पैटर्न जो आ रहा है उसका लेवल बढ़ते जा रहा है, तो हम कैसे करें, कैसे आगे की तैयारी करें। तो उनके लिए हमने 2 सीरीज लॉन्च की। क्या, अभ्यास बैच लॉन्च किया, जो जेईई की फोकस्ड बच्चे हैं, जेईई का एग्जाम दे रहे हैं, इसमें 5000 प्लस क्वेश्चन टीसीएस पैटर्न पर बेस्ड, और कैसे ये टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों पर कवर करेगी। अभ्यास प्लस बैच लॉन्च किया जो एई जेईई दोनों पर फोकस्ड है, इसमें 8000 प्लस क्वेश्चंस हैं, और इसमें क्या टीसीएस पैटर्न पर ध्यान दिया गया, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ। स्टेट लेवल एग्जाम में जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज के गेट के छोटे छोटे सवाल जो डायरेक्ट आ जाते हैं, उन पर भी फोकस करके सीरीज बनाई गई है, बहुत ही हेल्पफुल होगी। अब तीसरे टाइप का स्टूडेंट कहता है कि सर बहुत ही कम से कम समय में आप रिवीजन और करा दीजिए, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है, रिटेन करना इम्पॉसिबल हो रहा है। तो उनके लिए हमने लगभग 3 महीने के समय में फास्ट ट्रैक बैच से आप क्या कर सकते हो, सब पूरा कंटेंट रिवाइज कर सकते हो, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ आप रिवाइज कर सकते हो फास्ट ट्रैक बैच से, क्लियर बात है। चलिए ये देखो, अगर अब स्टूडेंट कहता है कि सर मेरा सिर्फ सॉइल सब्जेक्ट वीक है, एक ही सब्जेक्ट वीक है, तो क्या मैं वही अकेला लेके प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकता हूं। हाँ सर, एक भी कोई भी सब्जेक्ट आपका वीक है, एक एक सब्जेक्ट का भी आप सब्सक्राइब कर लो, एईसी आपके लिए ही काम कर रही है। आप एक सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन लो, प्रिपरेशन कंप्लीट करो, लग जाओ अपने गोल की तरफ, क्लियर। ये सब कहाँ मिलेगा, एईसी प्लस एप्लीकेशन पर मिलेगा। एईसी प्लस एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना है, कमेंट में बताना है आप और हमसे क्या चाहते हैं, और आपके डाउट्स क्या हैं, डाउट्स लिखिए कमेंट्स में, क्लियर है। और नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ, सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारी टीम आपको जगाने का भी काम करेगी कि भाई आ जाओ पढ़ लो, क्लियर है। रिवीजन करके आना, अदरवाइज बिल्कुल मत आना। सीपीज एनालिसिस के और क्वेश्चन करेंगे, आप अपना बूस्टर और या फिर शॉर्ट नोट जो भी रखे हो उसको लेकर बैठा करो क्लास में, क्लियर है। सो दिस इज अभिषेक श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ विद दिस सेशन, टेक केयर, गुड बाय।